दोस्तों, डीएम साहिबा का काफिला जब एक चौराहे से गुजर रहा था, तो तभी उनकी नज़र वहां खड़े ट्रैफिक दरोगा पर पड़ी। डीएम साहिबा ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा दी और अपने गार्ड को भेजकर उस दरोगा को बुलाने को कहा। दरोगा जब यह सुनता है कि डीएम साहिबा उसे बुला रही है, तो थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि उससे ऐसी कोई गलती हो गई है जो डीएम साहिबा ने उसे बुलाया है। डरते-डरते वह डीएम साहिबा की गाड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी डीएम साहिबा को देखता है, तो वह अचानक हैरान और असंबद्ध रह जाता है। आखिर कौन थी वह डीएम साहिबा और उन्होंने उसे क्यों बुलाया था? नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा ज़रूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक परिवार रहता था। परिवार में माता-पिता, उनका बेटा अयांश और उसकी पत्नी आस्था है। अयांश हाल में ही ट्रैफिक पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्त हुआ था और उसकी शादी के अभी 6 महीने ही हुए हैं। आस्था के घर में अपने सास-ससुर को आदर करती थी, अपने पति की बातों का पालन करती थी। शादी के 6 महीने बाद अयांश को पता चलता है कि उनके शहर में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। वह सोचता है अगर वह आस्था को फॉर्म भर दे तो उसकी भी सरकारी नौकरी लग सकती है। इस ख़्याल में वह अपनी पत्नी के पास जाता है और जाता है और कहता है कि हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। अयांश की बात सुनकर आस्था चुपचाप खड़ी रहती है। यह देख अयांश दोबारा कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट दो, मैं अभी फॉर्म भरता। तभी आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अयांश से कहती है, अयांश मुझे माफ़ कर दो, यह बात मैंने तुमसे छुपाई है। यह सुनते ही अयांश चौंक जाता और आस्था की ओर देखने लगता। आखिर आस्था ने ऐसा क्या छुपाया है? जब यह सुनते ही अयांश एकदम से आस्था की ओर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने कौन सी ऐसी बात छुपाई है? क्या हुआ जो तुम इस तरह रो रही? इसके बाद आस्था धीरे-धीरे बताने लगती है कि देखो, मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ़ 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई, तो मेरे घरवालों ने और तुम्हारे घरवालों ने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हें यह बात नहीं बतानी है। उन्होंने कहा था कि तुम बस घर सँभालना और इसी तरह अपने ससुराल में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना। हाँ, मैंने कई बार अपने पिता से कहा था कि इस तरह मेरी शादी मत करो, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता कर दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहूँ, बस यही बात सुनते ही अयांश गुस्से से लाल हो जाता है और आस्था पर चिल्लाने लगता है कि तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? इतना बड़ा सच तुमने मुझे नहीं बताया। अयांश के गुस्से और आवाज़ से घर में गूंजने लगती है और तभी उनके माता-पिता कमरे आते हैं और तब अयांश के माता-पिता भी वहाँ आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, संस इस लड़की में संस्कार कूट-कूट कर भरे हुए, इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी इससे कराई है। अगर कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, तो वह घर का सम्मान नहीं करती और हमारा आदर भी नहीं करती। बस यही सोचते तुम्हारे जीवन सुख से रहे, तुम पैसे कमाते हो और घर सँभालने के लिए आस्था को हर काम आता है, बस इसी कारण हमने तुम्हारी शादी इससे कराई। लेकिन अयांश को यह सब सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि कैसी अनपढ़ गँवार लड़की से मेरी शादी करा दी। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं की, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आस्था यह सब सुनकर फूट-फूट कर रोने लगता है। उसके सास-ससुर उसे सहारे देते हुए कहती है, बेटी कि चिंता मत करो, कुछ दिनों तक नाराज़ रहेगा लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन समय के साथ अयांश और आस्था के बीच विवाद बढ़ने लगती है। छोटी-छोटी बातों पर अयांश आस्था के अनपढ़, गँवार, जाहिल कहकर अपमानित करने लगता है। वह हर मौके पर उसकी बेइज़्ज़ती करता है, जिससे आस्था का जीवन और भी कठिन हो जाता है। जब तक अयांश को यह नहीं पता था कि आस्था 9वीं कक्षा तक ही पढ़ी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन इसे इस सच्चाई के पता चलने के बाद उसके साथ व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अयांश के आस्था के प्रति गुस्सा और ताने लगातार बढ़ते जा रहे थे। आस्था ने पहले यह बात अपने ससुर से साझा की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अयांश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब बात हद से बढ़ गई,
तो आस्था ने अपने माता-पिता को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। माता-पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटी यह तुम्हारा घर है, हर हाल में तुम्हें वहीं पर रहना होगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आस्था ने माता-पिता की बात सुनकर ससुराल में रहने का प्रयास किया, लेकिन अयांश का व्यवहार दिन-ब-दिन और खराब होता गया। उसने आस्था को ताने मारने और अपमानित करने के साथ शारीरिक रूप से प्रताड़ित शुरू करना कर दिया। एक दिन झगड़े के दौरान अय्याश ने गुस्से में उठ आस्था पर हाथ उठा दिया और आस्था के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गए। उसने तुरंत ससुराल छोड़ने का फैसला किया और अपने मायके चले गए। मायके में बैठी आस्था की उम्मीद था कि कुछ दिनों अय्याश से उसे मनाकर ज़रूर लाएगा, लेकिन अय्याश अपने गुस्से के अहंकार में डूबा रहा। उसने आस्था को मनाने की कोशिश नहीं की और आराम से अपने घर में रहने लगा। जब अयांश के माता-पिता ने उससे कहा कि आस्था के मायके से लाकर सुलाकर लो, तो उसने मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, उसे वापस नहीं लाऊँगा, उसे तलाक दूँगा, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अनपढ़ और गँवार हो। यह बात सुनकर माता-पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अय्याश ने उनकी एक बात नहीं मानी। वो सीधे कोर्ट जाकर तलाक का केस दर्ज कर देते। कुछ दिनों बाद कोर्ट का संबंध आस्था को यह बात पता चलता है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। उसने अपने पति को दिल से सेवा की थी, फिर भी वो तलाक देना चाहता है। आस्था ने भी ठान लिया कि अब इस रिश्ते को खत्म करके ही रहेगी। उसने अय्याश के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई शुरू कर दी। केस चल रहा था, कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अय्याश अपने घर में आराम से रहने लगा, जबकि आस्था मायके में अकेली हो गई। आस्था का दिल और दिमाग वही पुराने पल घूमते रहते थे जब अय्याश उसे अनपढ़, गँवार और जाहिल कहकर अपमानित करता था। बस वही सोचती थी कि मैंने अपना सब कुछ इस रिश्ते के लिए समय दिया, फिर भी मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं अब यहाँ अकेली और अपमानित होकर नहीं रहूँगी। इन्हीं कड़वी यादों ने अ, आज आस्था के अंदर को झकझोर कर और उसके अंग को तोड़ दिया, लेकिन कहीं न कहीं उसने खुद को सँभालने और अपने जीवन को नई शुरुआत करने की हौसला में जुटाना शुरू कर दिया। आस्था तलाक के बाद भी एक अनिश्चित जीवन जी रही थी। कभी वह अपने पति अयान पर गुस्सा करती, तो कभी उसे लगता था कि जो कुछ हुआ बेहद गलत हुआ। इसी के बीच उसका पति उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी अब मैं क्यों ना तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तलाक के बाद मुआवज़ा मिला है जिससे तुम्हारा भविष्य अच्छा बन सकता है। लेकिन आस्था ने अपने पिता की बात को साफ मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी अगर आप मेरी दूसरी शादी करा देंगे तो क्या गारंटी है कि जो अगला व्यक्ति मुझे अनपढ़ और गँवार कहकर अपमानित नहीं करेगा। मैं अब शादी नहीं करूँगा, पहले मैं अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी इस दाग को कैसे मिटाओगे? आस्था ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि मैं अब पढ़ाई करूँगा और पढ़ लिख कर एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला बनूँगा। उसके बाद देखती हूँ कि कौन मुझे अनपढ़ और गँवार कहकर बुलाता है। यह सुनकर उसका पिता थोड़े चिंतित होकर बोले, बेटी पढ़ाई तो तूने बहुत पहले छोड़ दी है, अब इतने समय बाद इसे कैसे शुरू करेगा? आस्था ने दृढ़ता से कहा, पिताजी चाहे जो भी हो जाए, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं मेहनत करूँगा और अपना नाम रोशन करके दिखाऊँगा। अब मुझे अपने सपनों को पूरा करने का खुद साबित करना है। उसके आत्मविश्वास और हौसले को देखकर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई का पूरा समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बेटी अगर तुझे पढ़ना है तो मेरे तरह हर कदम पर मैं तेरा साथ दूँगा। आस्था ने ठान लिया था कि उसने अपने पूर्व पति अयांश को यह दिखाना है कि किसी से वह भी कम नहीं है। उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर लेती तब तक उसकी पढ़ाई-लिखाई का सिलसिला बंद नहीं होगी। उसके पिता ने उसकी लगन और जुनून को देखकर कहा, बेटी अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो बेफ़िक्र होकर करो। पढ़ाई तुम्हारी मर्ज़ी से ही होगा, जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा वो मैं उठाऊँगा। तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। इस समर्थन के बाद आस्था ने पूरी लगन के साथ अपनी स्कूल शिक्षा फिर से शुरू की। उसने धीरे-धीरे 9वीं और फिर 12वीं क्लास को पास की। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चला। उसने समझा कि कलेक्टर बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी उसके अधीन काम करेगा। यह विचार आस्था की ओर प्रेरित करता गया। उसने अपने पूरे ऊर्जा ग्रेजुएशन पूरा करने में लगा दिया और उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी में लगा दी। उसने ठान लिया था कि वह अपने
बलबूते पर कुछ बड़ा करके दिखाएगी और अपने पूर्व पति समेत उन सभी का जवाब देगी जिन्होंने उसे अनपढ़ और गँवार कह के उसे बेइज्जत किया था। आस्था ने कलेक्टर बनने का सपना देख लिया और उसी दिशा में अपनी मेहनत जारी रखी। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और तैयारी में झोंक दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आस्था की मेहनत आखिरकार रंग लाई और कलेक्टर बन गई। जैसे ही यह खबर फैली, उसके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तक जब आस्था अपने जीवन को दोबारा सँवारने के लिए पढ़ाई कर रही थी, तो समाज के कई लोग उनके परिवार पर तरह-तरह के ताने मारते थे। कोई कहता था कि इतनी उम्र में बेटी को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो कोई कहता था तलाकशुदा है, घर में बैठने दो। लेकिन आज वही लोग मिठाइयाँ लेकर उनके घर आए। आस्था के पिता पूरे गर्व के साथ सभी को बताते, मेरी बेटी आज कलेक्टर बन गई है। आज वही लोग मिठाई लेकर उनके घर आ जाते हैं, जिन्होंने एक बार उसके पिता के सामने अपनी बेटी के ताना मार रहे थे। आस्था ने कलेक्टर की ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो गई, जहां उसने पूरे समर्पण और काबिलियत के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दिया। आस्था ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से लिखा और समाज को यह संदेश दिया कि मेहनत और हौसले के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आस्था, जो अब कलेक्टर बन चुकी है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती थी। एक दिन उसे किसी ज़रूरी काम से उसे बाहर जाना था। वह अपनी गाड़ी में बैठी थी और अपने गनर और ड्राइवर के साथ रवाना हो गए। रास्ते में एक बड़ा चौराहा आया, जहाँ ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी। जिसे ही कलेक्टर साहिबा का काफ़िला वहाँ पहुँचा, ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को साइड करना शुरू कर दिया ताकि उनका काफ़िला रुकावट के आगे बढ़ सके। आस्था की नज़र अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर पड़ी। उसे देखते ही चौंक गई। वह रुकावट वो और कोई नहीं बल्कि नीरज था, आस्था का पूर्व पति, जिसने कभी उसे अनपढ़ और गँवार कहकर अपमानित किया था और उसे तलाक ले लिया था। आस्था ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। गाड़ी रुकने के बाद उसने और उसे रियर व्यू मिरर में एक बार ध्यान से देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति अयान सिंह है। जैसे ही उसने पहचान लिया कि अयान सिंह है, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। आस्था ने अपना गनर से कहा कि गाड़ी से उतरकर उस दरोगा को यहाँ बुलाकर लाओ, जो वहाँ खड़ा है। गनर तुरंत गाड़ी से उतरा और अयान्स के पास गया। उसने कहा, कलेक्टर साहिबा आपको बुला रही है। नीरज, जो जो काफिला को देखकर पहले ही सतर्क था, यह सुनते ही घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि कलेक्टर साहिबा उसे क्यों बुला रही। वह मन ही मन सोचने लगे, मुझसे ऐसा क्या गलती हो गई है जो कलेक्टर साहिबा ने मुझे बुलाया है। डर और संशय के साथ नीरज धीरे-धीरे कलेक्टर साहिबा की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। डरते हुए वह कलेक्टर साहिबा की गाड़ी तक पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जैसे ही गाड़ी के अंदर देखता, सामने बैठी हुई कलेक्टर साहिबा को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। इधर जो कलेक्टर साहिबा गाड़ी में बैठी हुई है, जैसे ही वे उसकी तरफ देखती है, तो आयास एकदम से उन्हें सैल्यूट मारता और कहता है, मैडम बताइए क्या काम है? इसके बाद आस्था, जो कलेक्टर साहिबा थी, कहती है कि तुम कल मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर आस्था वहाँ से चली जाती है। अयान इस बात को सोच-सोच कर हैरान रहता है कि आस्था इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्या हुआ था? इसके बाद अयान उस गाँव के अंदर जाता है, जहाँ पर आस्था पहले रहती थी और उनके बारे में पता करने की कोशिश करता है। पूछताछ के बाद उसे आस्था की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जब आस्था का तलाक हो गया था, तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दिया और मेहनत करके कलेक्टर बनकर दिखाया। गाँव के लोग उनकी संघर्ष भरी कहानी को जानते हैं और सराहना भी देते हैं। इसी वजह से अयान्स को यह सब जानकर आसानी से उसे हैरानी भी होने लगी और इन सब बातों को सोचकर अयान्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी हैरानी में वो अगले दिन कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए उनके ऑफ़िस चला जाता है, जहाँ वहाँ पर वह बाहर इंतज़ार करता है, तभी आस्था उसे अंदर बुलाती है। अयान्स जैसे ही केबिन के अंदर जाता है, उसके पास शब्द ही नहीं होती कि वो अपनी गलती के लिए माफ़ी माँग सके या कह सके कि उससे जो कुछ भी हुआ, वो बहुत बड़ी गलती थी। आस्था उसकी हालत देखकर समझ जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। अयान सहमते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू की आस्था क करती है कि सबसे पहले आस्था अयान्स को धन्यवाद करती है। अब जैसे ही कलेक्टर साहिबा ने अयान्स को धन्यवाद किया, तो वह
एकदम हैरान-सा हो जाता है, वो सोचने लगता है मैंने तो इसे तलाक दे दिया था, इसे काफ़ी बुरा-भला कहा था और इस पर हाथ भी उठाया था, फिर यह मेरा धन्यवाद क्यों कर रहा है? आखिर पूछ ही लेता, आस्था तू मेरा धन्यवाद क्यों कर रही है? आस्था मुस्कुराते हुए जवाब देती, देखो आयाश, अगर तुम उस समय मुझे परेशान नहीं करते हैं और यह याद नहीं दिलाते कि मैं एक अनपढ़ और घमंड में डूबी हुई हूँ, तो शायद आज मैं इस पोस्ट के हासिल नहीं कर पाती। तुम्हारी कठोर बातें और व्यवहार ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को साबित करके दिखाऊँगी कि यह कठोर बातें और व्यवहार जो होती है एक प्रेरणा बने। मैंने ठान लिया था, मैं खुद को साबित करके दिखाऊँगी कि यह बातें सुनकर आयाश एकदम से हक्का-बक्का रह जाता। वो सोचता है कि आस्था के साथ उसने इतना बुरा किया, फिर भी उसे धन्यवाद दे रही है, हर चीज़ की सकारात्मक नज़रिए से देख रही है। आयाश खुद को रोक नहीं पाता और आस्था के सामने फूट-फूट कर रोने लगता है। वो कहता है, "आस्था मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें तलाक देकर अपनी ही ज़िंदगी खराब कर ली। अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं देती, तो मेरी ज़िंदगी आज और भी बेहतर हो सकती थी।" आस्था थोड़ी गंभीर होकर पूछती है, "वह कैसे?" आयाश जवाब देते हैं, "तुमसे तलाक देने के बाद मैंने एक पढ़ी-लिखी लड़की से शादी कर ली, जैसे माता-पिता ने कहा था, लेकिन वे वैसे बिल्कुल भी नहीं निकली, जैसे मुझे उम्मीद था। उसने मेरा जीना हराम कर दिया।" आयाश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि और मैं उसके चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता क्योंकि वह हर बार हर तरह के केस मुझ पर करने की कोशिश करती है। वह मुझे धमकी देती रहती है और कहती है कि अगर मैंने इधर-उधर कुछ भी किया, तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और माता-पिता को भी घर में चैन से नहीं रहने देगी। इतना कहते हुए आयान फिर से फूट-फूट कर रोने लगता है। यह देख रास्ता उसे चुप कराती है और शांत स्वर में कहती है, "कोई बात नहीं आयान, जो कुछ होता है ऊपर वाला हमारा भाग्य लिखता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। शायद तुम्हारे भाग्य में वही महिला थी इसलिए तुमने मुझे तलाक दिया और उससे शादी कर ली।" आस्था की बात सुनकर आयाश अपने आँसुओं को पोंछता है, हिचकिचाते हुए पूछता है कि आस्था, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं किया? आस्था गहरी साँस लेते हुए जवाब देती, मैं शादी करना चाहती थी अयान्स, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे शादी नहीं करने देती थी। बार-बार तुम्हारे वो शब्द याद आ जाते जो तुम कहा करते थे, अनपढ़ है, गँवार है। इन्हीं बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अगर मुझे शादी करनी है तो उससे पहले मुझे खुद को साबित करना होगा, इसलिए मैंने तय किया कि सबसे पहले मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करूँगा, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूँगी। इन बातों को कर आस्था के आगे कहने लगी, खैर छोड़ो इन बातों को, इनमें तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन याद रखना आया, ज़िंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकते हो। आज मैं जो भी हूँ, वो तुम्हारी बदौलत है। अगर तुमने मुझे ताने नहीं मारे होते, तो शायद मैं कभी भी इस पोस्ट की हासिल नहीं कर पाती। यही कारण था कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। थोड़ी देर रुक कर आस्था ने कहा, तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। यह कहकर आस्था अयांश को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अयांश मायूस सा होकर वहाँ से निकल जाता है। शाम को आस्था अपने पिता से बात करती है और कहती है, पिताजी आज मेरी मुलाकात अयान से हुई थी। पिता हैरान होकर पूछती है, बेटी वह क्या कर रहा था? तब आस्था अपने पिता की सारी बातें विस्तार से बताती है। यह सब सुनने के बाद पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। उन्हें इस बात पर खुशी होती कि उनकी बेटी ने उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहा जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आस्था अपने काम में व्यस्त रहती है। एक दिन अचानक से आस्था के पिता का फ़ोन उसके पास आता है और वो कहने लगती है, बेटी तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया, वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर आस्था तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी उनके पिता बताते हैं कि बेटी वह लड़का और कोई नहीं है, वही अयांश है जिसने तुम्हें तलाक दिया था। यह सुनकर आस्था हैरान रह जाती है और कहती है, पिताजी अयांश ने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। फिर यह सब कैसे? पिता शांत स्वर में कहती है कि बेटा, बेटी उसने तुमसे झूठ बोला था। उसने अभी तक कोई शादी नहीं किया। आयांश के पिता यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। दरअसल उसने जो तुम दोनों को तलाक हुआ था, उसने कुछ दिनों बाद अयांश गुस्से में था, लेकिन उसके बाद अयांश अपने किए गए फैसले पर पछताने लगा। बार-बार वो आस्था को याद कर रहा था और याद करके फूट-फूट कर रोता था। उसके माता-पिता ने भी उसे कई बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कह दिया कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। जब अयांश की मुलाकात आस्था से हो गई, तब उसे लगा कि वो दोबारा उसके साथ शादी कर सकता है।
चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, वही माफ़ी माँगने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार था। पिता ने सारी बातें आस्था को समझाई और कहा, बेटी वो सच में अपने किए पर पछता रहा है और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। यह सब सुनकर आस्था कुछ देर तक सोच विचार करती है। आखिरकार उसने कहा है, ठीक है बाबूजी, अब मेरी उसी से शादी करवा दीजिए। उसे बता दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हुई। इसके बाद आस्था और आयांश की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन शादी के बाद आयंश आस्था से पूछता है कि आस्था, तुमने इतनी आसानी से इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। आस्था मुस्कुराकर जवाब देती है, आयंश, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और मैंने सोच समझ कर ही, जब एक बार मेरी शादी हो चुकी थी, तो क्या क्यों ना उसी इंसान के साथ शादी किया जाए। अब अपनी गलती समझ चुका हूँ और दोबारा शादी के लिए राज़ी है। वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही करना चाहता। यह अलग बात है कि हमारे बीच झगड़े हुए और उन झगड़ों के कारण हमें एक-दूसरे से काफ़ी समय तक दूर रहना पड़ा। लेकिन मैं अब चाहती कि अपनी ज़िंदगी को दोबारा मिलकर सही तरीके से शुरू करें। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक लड़की जिसे अनपढ़ और गँवार कहकर तलाक दे दिया गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख डाली। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मेहनत और लगन से सब कुछ बदला जा सकता है। आप आस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आयांश के बारे में आपकी क्या राय है? हम अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इसे दूसरे के साथ भी साझा करें, ताकि दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य किसी को भावनाओं को आहत करना या किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।